हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो नीट 2024 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनके लिए लास्ट 7 डेज बचे, उसकी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि लास्ट 7 डेज में आपका मैक्सिमम रिवीजन हो पाए और नीट एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर आप कर पाओ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा जो मैंने किया था, ठीक है। अपन देखेंगे नीट 2024 में लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीट का एग्जाम 5 मई 2024 को है, ठीक है। आज 29 अप्रैल हो चुका है, लास्ट 7 डेज बचे हैं आपके पास, ठीक है। अब अपन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। लास्ट 7 डेज में आपको क्या क्या करना है। बेसिकली पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उनको आपको फॉलो करनी है। बाकी आपकी यदि रिकमेंडेशन रहेगी तो मैं इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी बना दूंगा, ठीक है। बेसिक क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन बात करें बायोलॉजी की। सबसे पहले बायोलॉजी नहीं, नॉर्मल अपन बात करें तो अब मेरे अकॉर्डिंग, एज पर माय ओपिनियन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आपको मेरे बारे में मैं बता दूं, मेरे 636 मार्क्स थे 2020 के अंदर, 6865 ऑल इंडिया रैंक थी, विद 12th मेरा सिलेक्शन था, ठीक है। तो आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हो। एज पर माय ओपिनियन अब आपको मैक्सिमम 2 से 3 मॉक टेस्ट और लगाने बस, ठीक है। और हो सके तो नीट 5 मई को है ना, 2 मई के बाद 2 मई के बाद कोई भी, आफ्टर 2 मई कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है आपको, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना 2 मई के बाद, नहीं लगाना है। मैं बोल रहा हूं नहीं लगाना है। आप अभी जो 2-3 दिन बचे इसमें आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन 2 मई के बाद आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि 2 मई के बाद सिर्फ 2 दिन बचेंगे। यदि आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया और आपके स्कोर यदि कम हुआ तो आप काफी डिप्रेस हो सकते हो। इसलिए आपको 2 मई के बाद कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। ये चीज हो गई। दूसरी चीज, आपको फोकस किस पे करना है? रिवीजन पे। देखो लास्ट 7 डेज में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कहीं आप पूरे साल भर पढ़ रहे हो और लास्ट 7 डेज आपने पढ़ना छोड़ दिया तो उसका आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट 7 डेज में आपको सारी चीज रिवाइज करनी है ना। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम में अच्छे से याद नहीं आएगी। रिवीजन और क्वेश्चंस, इन दो चीजों पे फोकस करना है। ये दोनों पॉइंट आप गांठ बांध लो, इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेना। बिल्कुल बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं रिवीजन और क्वेश्चंस पे, तो इन्हीं पे फोकस करना है आपको, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने। अलग से आपको मैं लिख देता हूं यहां पे, अलग से न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने आप। रिवीजन आपको जो पहले के आपने जो टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़े हैं वो रिवाइज करने। तो क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन नए आए तो उनका आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो उसका कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, लेकिन अलग से जाके आपको न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने कि ये भी पढ़ लू वो भी पढ़ लू, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन कैसे करते हैं इतना जल्दी? 7 डेज में अब आपको पूरा नीट का रिवीजन करना है। मतलब कितने चैप्टर है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हर एक चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। तो कैसे करोगे? इंडिविजुअल पहले मैं बायोलॉजी की बात करता हूं। देखो बायोलॉजी में वैसे आपको पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ना क्लास 11th प्लस क्लास 12th की पूरी एनसीईआरटी को आपको रिवाइज करनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपने अंडरलाइन किए, जब आप पहली बार पढ़ रहे थे तो आपने जो अंडरलाइन किए इंपोर्टेंट लाइंस वो आप पढ़ सकते हो। जिस टॉपिक में आपका डाउट रहता है हर बार, आपको पता चला जैसे रीनर वाले चैप्टर के अंदर आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर हमेशा डाउट रहता है, तो आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म को एक बार जाके अच्छे से टॉपिक्स पढ़ना है। और जो आपने अंडरलाइन कर रखी है उनको अच्छे से पढ़ना है। प्लस आपको डायग्राम्स को अच्छे से देखना है, क्योंकि कम से कम ये मान लो 5 से 7 क्वेश्चन डायग्राम्स के आएंगे। डायग्राम्स आप सारे बैठो, 2-3 घंटे बैठो, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको सारे डायग्राम्स देखने विथ लेबलिंग। लेबलिंग मत भूलना, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजी के अंदर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ये सारे पढ़ा आपने, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं?
पीवाईक्यूज हो सकते हैं। आपने वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी नहीं किए तो लास्ट 2 से 3 पेपर तो आपको करने ही है, ठीक है। प्लस आपने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट प्लस मॉड्यूल आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। देखो मैं एक सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, जो सीरियस एस्पिरेंट नहीं होगा उसने तो मॉड्यूल भी नहीं किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं किया होगा, मॉक टेस्ट भी नहीं दिए होंगे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। जो सीरियस एस्पिरेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट और आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें आपके रेगुलर बेसिस पे जो क्वेश्चंस गलत हुए वो आपको वापस करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक आपके बार बार गलत हो रहा है वो आपको वापस करना है, जो आपको डिफिकल्ट लगा वो आपको वापस करना है, जिस क्वेश्चन में आपको पहली बार में डाउट आया वो वापस करना है। वो आपने टिक कर रखे होंगे, नहीं तो आप पेपर को देखो और आप देखते जाओगे आपको किन क्वेश्चंस किन कॉन्सेप्ट्स में डाउट है, आपको वही क्वेश्चन करने, ठीक है। मॉक टेस्ट और मॉड्यूल के आप सारे क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते हो, जो क्वेश्चन आपके पहली बार में गलत हुए थे, जो आपको डिफिकल्ट लगे थे, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही आपको करने, ठीक है। ये ध्यान रखना। आप रिवीजन आपको बता दिया मैंने, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। और आपको पता है अब तो नीट का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो जो सिलेबस रिड्यूस है, रिड्यूस सिलेबस में से जो जो टॉपिक्स है वही करने हैं आपको। जो पहले वाला सिलेबस था उसमें से आपको टॉपिक्स नहीं करने। फिजिक्स में आपको एक चीज याद रखना, फॉर्मूलास। आप फॉर्मूला सारे पढ़ लो, फिजिक्स के हर एक चैप्टर के फॉर्मूलास पढ़ लो और मतलब भी देख लो कि किस फॉर्मूला में किस जो वर्ड दे रखा है उसका क्या मतलब है। फॉर्मूलास के लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि जैसे आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉर्मूलास की एक पीडीएफ डाल रखी है। जैसे मैं पर्सनली मैंने भी पहले फॉलो किया था, अमन तिलक नाम का एक चैनल है, एम्स दिल्ली में, वो 17 बैच के स्टूडेंट है, काफी अच्छा कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप अमन तिलक की टेलीग्राम चैनल पे जाके फिजिक्स के फॉर्मूला शीट है, एक उन्होंने पीडीएफ बना रखा है, वो फॉर्मूला शीट आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको सारे देख लेने, फॉर्मूलाज हर एक चैप्टर के आपको सारे फॉर्मूलाज प्लस उनका मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला रट लिया और आपको मीनिंग ही नहीं पता, मीनिंग आपको हर एक फॉर्मूला की पता होनी चाहिए। ऐसा आपको फिजिक्स में करना है। और क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस वही पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट में जो आपके बार बार गलत होते थे वो आपको करने मॉक टेस्ट प्लस मॉड्यूल में। आपने जो टिक कर रखे होंगे वही क्वेश्चंस आपको करने, सारे क्वेश्चंस अपन को वापस नहीं करने, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन गलत हो उसका जाके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखो वैसे तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर जो क्वेश्चंस गलत हो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको वापस, ताकि जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते वो भी आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है। फिजिक्स में ये फॉलो करना है। केमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट में बांट देता हूं। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल वही फिजिक्स की जैसे है, तो फॉर्मूलाज पे फोकस करना है आपको सारे, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको हर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट प्लस नेम्ड रिएक्शन, मतलब आपको ये उसकी जो किस तरीके से उसका मैकेनिज्म था वो आपको पता है कि नहीं पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनता है। एल्डोल के अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है, केनिजारो के अंदर क्या बनता है, इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, होफमैन ब्रोमाइड में क्या बनता है, कार्बेलामाइन में क्या बनता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। हर एक रिएक्टेंट का क्या प्रोडक्ट बनता है, कौन से रिएक्टेंट यूज होते हैं और रिएक्शन का नाम क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका नीट का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन आपने फालतू में मैकेनिज्म पे फोकस किया तो आपको प्रोडक्ट याद ही नहीं रहेगा, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। फिजिकल के अंदर आपको फॉर्मूलाज पढ़ने, सेम एज ए फिजिक्स। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे पी ब्लॉक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इनको एक बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी रहेगी। फिर आपको वही क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस वही, पीवाईक्यूज को नहीं छोड़ना। आपने वैसे तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, जो लगाने के बाद आपके जो डाउट्स रहे थे जो पहली बार में गलत हुए थे वो पीवाईक्यूज आपको करने, ठीक है। मॉड्यूल और आपने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए तो आप देखा होगा आपने, जैसे आपके 500 नंबर है उसके बाद 220 नंबर के क्वेश्चंस गलत हुए, तो उसमें आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स के गलत हुए, उनको आप वापस लगाओ। फिर भी यदि गलत हो रहे तो एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ो। आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। देखो आप फालतू में कुछ भी पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करना है ताकि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया
कैसे आपको बायोलॉजी के अंदर, कैसे फिजिक्स के अंदर, कैसे केमिस्ट्री के अंदर आपको फोकस करना है, रिवीजन पे भी फोकस करना है। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो उनको आपको वापस जाके उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। रिवीजन में आप ये कर सकते हो, फिजिक्स के लिए फॉर्मूलाज, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूलाज, ऑर्गेनिक के लिए जो सारी नेम्ड रिएक्शन है प्लस रिएक्टेंट का क्या प्रोडक्ट है, इनऑर्गेनिक के लिए आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से देखो। बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी को देखना है। एनसीईआरटी में क्या देखना है, जो अंडरलाइन आपने की थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, डायग्राम्स देखने लेबलिंग के साथ, फिर बायोलॉजी के आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। बाकी आप जल्दी जल्दी बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी भी देख सकते हो। अभी 7 दिन है, बायोलॉजी के आप पूरी एनसीईआरटी भी देख सकते हो, ठीक है। जो जैसे आपका इकोलॉजी वीक है तो एक बार इकोलॉजी को आपने अच्छे से देख लिया। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको तो थोड़ा सा आप देखोगे फटाफट हो जाएगा, वो तो आधे घंटे में वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चैप्टर आपका वीक है एक बार उसको पूरी थ्योरी उसकी फटाफट देख लो, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब आपको इस चैनल पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, काउंसलिंग रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सभी स्टेट कोटा के बारे में, सारी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, ऑल इंडिया कोटा के बारे में, कट ऑफ वगैरह सारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट 7 डेज बचे तो मैं हर एक दिन वीडियोस बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।